बैक इन द 90s नॉर्थ अमेरिकन रेसलिंग में दो बड़े पावर हाउस थे, WWF एंड WCW, बट आउट ऑफ दोज टू प्रमोशन आज सिर्फ एक ही बचा है. So the big question is, why did the other one disappear? Well, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग का राइज और फॉल की स्टोरी सच में काफी फैसिनेटिंग है. So join us as we take a deep dive into the complete story from start to finish. और WCW की फुल स्टोरी जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा लेट 80s में. सही सुना आप लोगों ने, जो नाइट्रो और मंडे नाइट वॉर से भी पहले का था. हमें सीधा 80s में जाना होगा जब नेशनल रेसलिंग अलायंस यानी NWA नॉर्थ अमेरिकन रेसलिंग में एक डोमिनेटिंग फोर्स थी. और उस डेकेड के पीक पर नॉर्थ कैरोलिना बेस्ड टेरिटरी में, जिसे जिम कॉर्केट प्रमोशन कहा जाता था, इट वॉज कंसिडर्ड द क्राउन ज्वेल ऑफ NWA. ये इतने स्पेशल क्यों था? सिंपल बिकॉज उनके पास सबसे बड़े स्टार्स थे, नेम्स लाइक रिक फ्लेयर, डस्टी रोड्स और एक यंग स्टिंग. On paper, this roster looks like total destruction. The roster looks absolute unstoppable. लेकिन इतना सब होने के बाद भी JCP WWF को रोक नहीं पाया. जब WWF अपने 80s के पीक पर था, जहां हल्क होगन, माचो मैन रैंडी सेवेज और राउडी पाइपर जैसे मेगा स्टार्स थे, WWF was dominating the national market at that time. कई सालों तक विंसेंट केनेडी मिकमैन से बैटल करने के बाद लेट 1988 में जिम कॉर्केट के पास पैसे खत्म हो गए. वो ऑलमोस्ट बैंक करप्सी के पास पहुंच गए थे. He simply had no money left to continue the fight. और इस वजह से WWF के अगेंस्ट जो लास्ट रियल ऑपोजिशन टेरिटरी थी, उसका एंड होने का खतरा बन गया. लकीली ये JCP का एंड नहीं था. इस पॉइंट पर कंपनी को बाई कर लिया बिलियनर मीडिया मोगल टेड टर्नर ने. जी हाँ, द ऑनर ऑफ टर्नर नेटवर्क्स. दिस मूव चेंज्ड एवरीथिंग. लेकिन सिर्फ ऑनरशिप चेंज होने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ सेम रहेगा. हाँ, उन्होंने इसे अपने TVS टीवी स्टेशन पर जगह दी, पर साथ ही काफी चेंजेस भी किए. सबसे बड़ा चेंज प्रमोशन का नाम. In 1988, JCP was officially rebranded as World Championship Wrestling, यानी जिसे हम जानते हैं WCW. पुराने टेरिटरी के फैंस खुश थे कि कंपनी सरवाइव कर रही थी, पर अर्ली डेज में प्रोडक्ट में जो चेंजेस आए उनसे सब खुश नहीं थे. रेसलिंग का स्टैंडर्ड हाई रहा, स्पेशली 1980s के दौरान, और अर्ली 90s में भी मतलब सेम टू सेम उन्होंने बरकरार रखा. बट लेजेंडरी नेम्स लाइक रिक फ्लेयर वर्सेस स्टीम बोट की ट्रायलॉजी जैसी चीजें हुई थी. टेड टर्नर डे टू डे ऑपरेशन नहीं चला रहे थे. ही हैड फार टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दैट. इसलिए उन्होंने रेसलिंग साइड को अलग एग्जीक्यूटिव्स को दे दिया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिम. जैसे जिम हर्ड, जिन्हें इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस ही नहीं था, टोटल नील. स्टिल इस वजह से WCW आइडेंटिटी क्राइसिस में चला गया, वेयर दे आर अ ट्रेडिशनल साउदर्न रेसलिंग टेरिटरी और वेयर दे ट्राइंग टू बिकम अ कॉपी ऑफ WWF. अर्ली 90s में WWF स्टाइल गिमिक्स और स्टोरी लाइन की वजह से लग रहा था कि दूसरे ऑप्शंस ज्यादा सच था. फिर भी WCW एक सॉलिड अल्टरनेटिव था. स्टिंग एक मेगा बेबी फेस बन चुके थे, रिक फ्लेयर एक लेजेंड थे, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे, डस्टिन रोड्स जैसे फ्यूचर स्टार्स आ रहे थे कंपनी में. एंड व्हेन इट केम टू इन रिंग एक्शन, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज डिलीवर्ड. लेकिन 1991 में सबको शौक लगा जब रिक फ्लेयर जिम हर्ट से डिसएग्रीमेंट के बाद कंपनी छोड़कर WWF के तरफ को चले गए. दिस प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ फॉर मेनी फैंस. पेपर व्यूज में वी वांट फ्लेयर के चैंट्स गूंजने लगे. कंपनी अपनी आइडेंटिटी वापस चाहती थी, इसलिए डस्टिन रोड्स, ऑल एंडरसन और बिल वॉट्स जैसे बुकर्स को लाया गया. बट दे कंसिस्टेंटली क्लैश्ड विद नेटवर्क्स एग्जीक्यूटिव्स, और सिचुएशन बार बार वापस सेम होती जा रही थी. फिर भी अर्ली 90s WCW कंप्लीटली डिजास्टर्स नहीं था. स्टिंग टॉप बेबीफेस बन चुके थे, वेडर और कैक्टस जैक जैसे राइवल्स थे, और 1993 में फाइनली हमारे वू करने वाले रिक फ्लेयर का रिटर्न भी हो गया था. एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था कंपनी के लिए और उनके फैंस के लिए भी. इट वाज सीन एज अ मेजर विक्ट्री फॉर द कंपनी. लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट यही था कि कंपनी को रिफ्रेशमेंट की जरूरत थी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट की भी जरूरत थी. टेड टर्नर के ऑनरशिप में WCW काफी प्रॉफिट नहीं कमा पाया था, और यही लीड करता है 1993 के एक हिस्टोरिक डिसीजन जब टेड टर्नर ने एरिक बिशो को हायर किया,
दिस डिसीजन वुड चेंज रेसलिंग हिस्ट्री फॉर एवर। एरिक का गोल सिंपल था, WCW को प्रॉफिटेबल बनाना। उसने कॉस्ट कट्स किए और नए वे ट्राई किए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। He looked at wrestling from an outsider's perspective. उसने समझा WCW को एक ट्रू मेगा स्टार चाहिए और वो मेगा स्टार हल्क होगन में दिखा उन्हें। This was a seismic signing. 1994 में हल्क होगन ने WCW को साइन किया और इंस्टेंटली अटेंडेंस और बाई रेट सूट अप हो गए। बाद में माचो मैन रैंडी सेवेज जैसे और भी WWF के स्टार्स आए। फॉर द फर्स्ट टाइम WCW फेल्ट लाइक अ ट्रू नेशनल पावर हाउस। लेकिन क्रिएटिव डायरेक्शन ने कोर फैंस को अल्टरनेट कर दिया। होगन का 80 सुपर हीरो बेबीफेस स्टाइल WCW ऑडियंस को पसंद नहीं आया। इट फेल्ट आउटडेटेड टू मेनी व्यूअर्स। फिर भी नंबर स्ट्रॉन्ग थे और WCW ने पहली बार प्रॉफिट कमाया। टेड टर्नर ने एरिक से पूछा WWF को बीट करने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर था मंडे नाइट प्राइम टाइम टीवी शो लाना, अ शो दैट कुड गो हेड टू हेड विथ मंडे नाइट रॉ। और यहीं से बॉर्न हुआ मंडे नाइट्रो एंड विथ इट बिगेन द लेजेंडरी मंडे नाइट वॉर्स। नाइट्रो का फर्स्ट एपिसोड शॉकिंग था जब लेक्स लूजर WCW में डायरेक्टली WWF से जंप करके अपीयर हुए। शो लाइव होता था और अनप्रिडिक्टेबिलिटी WCW का बिगेस्ट वेपन बन गया था। एनीथिंग कुड हैपन ऑन लाइव टेलीविजन। 1996 में स्कॉट हॉल और केविन नेस आए और इन्वेडर्स एंगल स्टार्ट हुआ। फिर बेस्ट एट द बीच 1996 में हल्क होगन ने फाइनली हील टर्न लिया और उस हील टर्न से उन्होंने NWO बनाया। दिस मूवमेंट चेंज द एंटायर इंडस्ट्री। WCW पॉपुलैरिटी में WWF से काफी आगे निकल चुकी थी। दे आर डोमिनेटिंग द रेटिंग्स फॉर स्ट्रेट 83 वीक्स। मतलब आप सोच सकते हो 83 वीक्स तक उन्होंने रेटिंग पर टॉप किया। WWF को उन्होंने पछाड़ा था। लेकिन 1997 स्टारकेड में स्टिंग वर्सेस होगन का बॉज्ड फिनिश मूवमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है इसे। इट इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट बुकिंग मिस्टेक्स एवर। 1998 में WWF स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के राइज के साथ वापस कैच फायर करता है। WCW NWO पर ओवर रिलेंट हो जाता है। द स्टोरी लाइन हैड ग्रोन स्टेल बाय दिस पॉइंट। 1998 में गोल्डबर्ग एक न्यू होप बनकर आते हैं और होगन को हराते हैं, पर बैकस्टेज पॉलिटिक्स सब ओवरशैडो कर देते हैं। क्रिएटिव कंट्रोल इश्यूज मेड थिंग्स वर्स। 1999 का फिंगर पोक ऑफ डूम मूवमेंट सबको स्क्वायर वन पर ले आता है। यंग टैलेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्रिस जेरिको जैसे स्टार WWF में चले जाते हैं। एरिक बिशो को रिमूव किया जाता है और विंस रूसो को लाया जाता है। But his chaotic ideas led to one of the worst creative years in wrestling history. डेविड आर्केट चैंपियन बनते हैं। टाइटल 26 बार चेंज होता है। रेटिंग क्रैश हो जाती है और कंपनी एक साल में $60 मिलियन का लॉस करती है। फाइनेंशियली द कंपनी वाज कोलैप्सिंग। 2001 में AOL टाइम वार्नर मर्जर के बाद टेड टर्नर पावर लूज कर देते हैं। न्यू TNT हेड WCW का टीवी डील कैंसिल कर देते हैं। विदाउट टेलीविजन द कंपनी हैड नो फ्यूचर। मार्च 2001 में WCW को खरीद लेते हैं हमारे वन एंड ओनली विंसेंट केनेडी मैकमैन। द बिगेस्ट राइवल हैड नाउ बिकम द ओनर। और जब 26 मार्च 2001 को नाइट्रो का फाइनल एपिसोड एंड हुआ, एक पूरा एरा ऑफिशियली खत्म हो गया। अ प्रमोशन दैट मिलियंस ग्रू अप वाचिंग वाज गॉन फॉरएवर। लेकिन WCW का लेगेसी हमेशा रहेगा। उसका राइज लेजेंडरी था और उसने रेसलिंग इंडस्ट्री के रूल्स हमेशा के लिए चेंज कर दिए थे। इन द एंड, while WCW fall was tragic, its impact on wrestling history will always remain unforgettable. Thank you if you are still watching the video. Make sure to tell me in the comments whether you want more videos like this or not. And if you haven't liked, subscribed or shared yet, go do it now. See you in the next video. Till then, goodbye. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram.